नमस्कार दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम एंटी ट्यूबरक्युलर दवाओं की दुनिया में गहराई से उतरेंगे। ये एक ऐसा विषय है जो न केवल आपके ज्ञान के लिए बल्कि आपकी परीक्षाओं के लिए भी बेहद जरूरी है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। देखिए, आज हम एक खास क्रम में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम दवाओं का वर्गीकरण समझेंगे, फिर पहली और दूसरी पंक्ति की दवाओं के बारे में विस्तार से जानेंगे, उनकी तुलना करेंगे और अंत में परीक्षा में आने वाले कुछ सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एक नज़र डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं वर्गीकरण की। टीबी के इलाज की रणनीति बनाने के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि हमारे पास कौन कौन से हथियार हैं। हम इन दवाओं को मुख्य रूप से दो समूहों में बांटते हैं, पहली पंक्ति की दवाएं यानी फर्स्ट लाइन और दूसरी पंक्ति की दवाएं यानी सेकंड लाइन। अब हमारा पूरा ध्यान पहली पंक्ति की उन 4 सबसे शक्तिशाली दवाओं पर होगा। सोचिए, ये दवाएं टीबी के इलाज की रीढ़ की हड्डी हैं। ये सबसे ज्यादा असरदार और सबसे पहले इस्तेमाल की जाने वाली दवाएं हैं। तो हमारी सूची में पहली और शायद सबसे महत्वपूर्ण दवा है आइसोनियाजिड, जिसे हम शॉर्ट में INH भी कहते हैं। ये एक जीवाणुनाशक दवा है, मतलब ये सीधे बैक्टीरिया को मारती है और टीबी के खिलाफ इसे सबसे मजबूत हथियारों में से एक माना जाता है। अब जरा इसके गुणों को देखिए। INH एक सफेद क्रिस्टलीय पाउडर है जो पानी में बहुत आसानी से घुल जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि ये शरीर में बहुत अच्छी तरह से अवशोषित हो जाती है। और हाँ, ये भी याद रखना जरूरी है कि इसे प्रकाश और नमी से बचाकर रखना पड़ता है, वरना इसकी शक्ति कम हो सकती है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? INH सिर्फ इलाज के लिए ही नहीं, बल्कि टीबी को रोकने के लिए यानी प्रोफिलैक्सिस के लिए भी दी जाती है। पर इसका एक बहुत बड़ा दुष्प्रभाव है और वो है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, मतलब आपकी नसों को नुकसान पहुंच सकता है। अब सवाल ये उठता है कि इससे बचें कैसे? तो इसके लिए मरीज को विटामिन B6 यानी पायरिडॉक्सिन साथ में दिया जाता है। इसको तो आप एकदम निशान लगा लीजिए, ये पक्का परीक्षा में पूछा जाने वाला सवाल है, भूलना नहीं है। चलिए अब हम अपनी दूसरी फर्स्ट लाइन दवा पर आते हैं और वो है रिफेम्पिसिन। इस दवा की एक बहुत ही अनोखी पहचान है जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। इसका भौतिक गुण देखिए, ये सबसे अलग है। ये एक लाल नारंगी रंग का क्रिस्टलीय पाउडर है। अब INH के ठीक उल्टा ये पानी में बहुत कम घुलता है और इसके भंडारण के नियम भी लगभग वैसे ही हैं। इसे भी प्रकाश और नमी से बचाकर एक वायुरोधी डिब्बे में रखना होता है। और इसके रंग से ही जुड़ा है इसका सबसे यादगार दुष्प्रभाव। ये दवा शरीर के तरल पदार्थों जैसे मूत्र और आंसू को नारंगी लाल रंग का कर देती है। अब सोचिए, अगर किसी मरीज को ये पता ना हो तो वो कितना घबरा जाएगा। इसलिए उन्हें पहले से बताना बहुत जरूरी है। इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका है R से रिफेम्पिसिन, R से रंगीन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पायराजिनामाइड की। इस दवा की एक खासियत है कि ये एक विशेष तरह के माहौल में ही सबसे अच्छा काम करती है और यही बात इसे बहुत महत्वपूर्ण बनाती है। तो इस दवा की सबसे अनोखी बात क्या है? इसकी कार्यप्रणाली। ये अम्लीय यानी एसिडिक वातावरण में सबसे ज्यादा असर दिखाती है, खास तौर पर हमारे शरीर की मैक्रोफेज कोशिकाओं के अंदर, जहां टीबी का बैक्टीरिया अक्सर छिपकर बैठ जाता है। इसी वजह से ये इलाज के शुरुआती यानी गहन चरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अब पहली पंक्ति की हमारी आखिरी दवा है एथेम्ब्यूटॉल। देखिए, इसका काम थोड़ा अलग है पर उतना ही जरूरी भी है। एम्ब्यूटॉल का मुख्य काम बैक्टीरिया को सीधे मारना नहीं है, बल्कि ये दूसरी दवाओं के खिलाफ बैक्टीरिया को प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने से रोकता है। ये एक तरह का बॉडीगार्ड है। लेकिन इसका सबसे गंभीर दुष्प्रभाव आंखों पर होता है, ऑप्टिक न्यूराइटिस, जिससे देखने की क्षमता पर असर पड़ सकता है। इसे याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है E से एम्ब्यूटॉल, E से आई यानी आंख। तो सोचिए क्या होता है जब पहली पंक्ति की दवाएं काम करना बंद कर दें। यहीं पर दूसरी पंक्ति और कुछ नई दवाओं की भूमिका शुरू होती है। ये खास तौर पे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी यानी MDR टीबी और एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी यानी XDR टीबी के मामलों में इस्तेमाल होती हैं। ये स्लाइड हमें उन दवाओं की एक झलक दिखाती है। देखिए, पास एक पुरानी दवा है, लेकिन बेडाक्विलाइन और प्रेटोमिनेट जैसी बिल्कुल नई दवाएं प्रतिरोधी टीबी के खिलाफ हमारी सबसे बड़ी उम्मीद है। ये दवाएं हमारी दूसरी रक्षा पंक्ति की तरह हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने बहुत कुछ सीखा। चलिए अब इन सभी दवाओं को एक साथ रखकर उनकी तुलना करते हैं और उनके भंडारण के महत्व को समझते हैं, जो कि परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, ये तालिका एक बहुत ही बेहतरीन सारांश है। इससे आपको हर दवा की श्रेणी और उसका सबसे जरूरी बिंदु एक ही नज़र में याद हो जाएगा। INH प्रोफिलैक्सिस के लिए, रिफेम्पिसिन नारंगी तरल पदार्थों के लिए, पायराजिनामाइड अम्लीय pH के लिए और नई दवाओं में बेडाक्विलाइन MDR टीबी के लिए। ये आपकी परीक्षा से ठीक पहले दोहराने के लिए एकदम सही है।
अच्छा, अब ये समझना जरूरी है कि घुलनशीलता इतनी मायने क्यों रखती है। देखिए, INH जैसी दवाएं जो पानी में आसानी से घुल जाती हैं, वो शरीर में जल्दी और अच्छी तरह से अवशोषित हो जाती हैं। वहीं बेडाक्विलाइन जैसी दवाएं जो बहुत कम घुलनशील हैं, उनकी प्रभावकारिता इस बात पर निर्भर कर सकती है कि उन्हें कैसे लिया जा रहा है, जैसे कि भोजन के साथ, ताकि वो बेहतर तरीके से काम करें। इन दवाओं की शक्ति को बनाए रखने के लिए उनका सही भंडारण बहुत जरूरी है। अगर INH या रिफैम्पिसिन जैसी दवाओं को प्रकाश में रख दिया जाए तो उनका रासायनिक ऑक्सीकरण हो सकता है, जिससे उनका असर खत्म हो जाएगा। इसीलिए इन्हें हमेशा हवा और प्रकाश से बचाकर रखने वाले डिब्बों में ही रखा जाता है। तो जब कोई मरीज आता है तो उसके लिए टीबी का इलाज कैसे आगे बढ़ता है? चलिए अब इलाज की इस पूरी प्रक्रिया को कदम दर कदम समझते हैं। इलाज को आमतौर पर 2 चरणों में बांटा जाता है। पहला है गहन चरण, जिसमें 4 दवाएं दी जाती हैं ताकि बैक्टीरिया की संख्या को तेजी से कम किया जा सके। इसके बाद आता है निरंतरता चरण, जिसमें 2 दवाएं दी जाती हैं ताकि बचे खुचे बैक्टीरिया को भी पूरी तरह से खत्म किया जा सके। और अगर इस दौरान दवा प्रतिरोध का पता चलता है तो फिर इलाज को बदलकर दूसरी पंक्ति के दवाओं पर लाया जाता है। ठीक है, अब हम अपने लेक्चर के अंत की ओर हैं, तो चलिए कुछ ऐसे बिंदुओं पर तेजी से नजर डालते हैं जो आपको परीक्षा में बहुत मदद करेंगे। इसे एक तरह का रैपिड फायर राउंड समझिए। ये स्मारक सूची सबसे ज्यादा जरूरी है, इसे अच्छे से याद कर लीजिए। INH के साथ विटामिन B6, रिफैम्पिसिन के लिए R से रंगीन, एथेम्बिटोल के लिए E से I, और हाँ, पायराजिनामाइड के लिए याद रखें कि ये लिवर के लिए जहरीला हो सकता है। ये छोटे छोटे बिंदु ही आपको परीक्षा में अच्छे अंक दिला सकते हैं। और अंत में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहता हूं। जैसे जैसे बैक्टीरिया लगातार खुद को बदल रहा है और नई दवाओं के खिलाफ भी प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर रहा है, तो दवा प्रतिरोधी टीबी के खिलाफ हमारी इस लड़ाई में अगला कदम क्या होना चाहिए? ये एक ऐसी चुनौती है जिसका सामना आप सभी को अपने करियर में करना होगा। धन्यवाद।